मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्रा हज सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है रियाजुल जन्नह जाने के लिए परमिट किस तरह इशू करवाया जाए। तो इसके लिए जी सबसे पहले जो काम हमें करना है वो है नुसुक ऐप को अपने मोबाइल्स पर डाउनलोड कर लेना है। बेहतर यही है कि ये काम आप उम्रा या हज के सफ़र पर निकलने से पहले ही अपने घरों में ही इजीली कर लें। ये ऐप का सिंबल है जो आपकी स्क्रीन पर सामने है। इस तरह की ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो पहला काम करना होता है वो है इस ऐप के अंदर अपना लॉगिन क्रिएट करना और रजिस्टर करना। खुद को रजिस्टर करने के लिए जब आप ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, जहां पर आपके पास दो तरह के टैब्स बने हुए हैं। एक है बटन लॉगिन का और दूसरा है न्यू यूजर का। आपने लॉगिन को पहले क्लिक नहीं करना, सबसे पहले आपने न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जब आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर तीन तरह के टैब हैं। सबसे पहला टैब है सिटीजन और रेजिडेंट। ये उन लोगों के लिए है जो सऊदीया के अंदर ही रहते हैं। फिर उसके बाद टैब है गल्फ। गल्फ का मतलब है जो गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। तीसरा ऑप्शन है विजिटर। अब चाहे हम पाकिस्तानी लोग गल्फ में रह भी रहे हैं या सऊदीया में रह भी रहे हैं तब भी हम लोगों के पास जो वीज़ा है वो उम्रा वीज़ा है या विजिटर वीज़ा है। तो इस वजह से हमने गल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। यूएई रेजिडेंट्स भी गल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहां पर विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं और पाकिस्तान से डायरेक्ट आने वाले लोग उम्रा वीज़ा पर आ रहे हैं। इसलिए आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए विजिटर। जब आप विजिटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलेगी जिसमें दो तरह के ऊपर इंफॉर्मेशन है। एक है वीज़ा नंबर, दूसरा है बॉर्डर नंबर। हमारे लिए बॉर्डर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें वीज़ा नंबर को क्लिक करना है और उसके बाद हमने तमाम डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहली डिटेल में फिल करना है आपका वीज़ा नंबर। ये 10 डिजिट नंबर है जो आपके वीज़ा के ऊपर लिखा होता है। जब आप अगर किसी एजेंट से भी वीज़ा लेते हैं तो वो जो आपको एक पेपर देगा उसके ऊपर आपके पास नंबर लिखा होगा। वीजा नंबर केयरफुली एंटर करें, कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद आपने अपना मोहतात होकर पासपोर्ट नंबर सही से एंटर करना है, गलत लॉगिन नहीं क्रिएट करना। अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ में इस कैलेंडर नुमा साइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मंथ और ईयर की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। वहां से अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। उसके बाद आप नेशनैलिटी के अंदर ये क्लिक करेंगे इस साइन को तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, वहां से आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नंबर जिस भी आप मुल्क में इस वक्त रह रहे हैं, जो आपका नंबर काम करता है, वर्किंग कंडीशन में है। अगर आपका पाकिस्तानी नंबर ऑन है तो पाकिस्तानी कंट्री कोड डालें। अगर आपका यूएई का नंबर है तो यूएई का कंट्री कोड डालें। कंट्री कोड डालने के बाद जिस तरह पाकिस्तान के केस में फिर +92 आएगा। उसके बाद आपने अपना आगे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करके लिख देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन करके स्क्रीन खत्म नहीं होगी, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आगे मजीद वो ईमेल के बारे में आपसे पूछेगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईमेल एड्रेस वो डालें जो आपका एक्टिव हो, जिसका पासवर्ड आपको याद हो। क्योंकि अगर आपने ईमेल सही ना डाला और आपका लॉगिन क्रिएट हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि हर तरह जब भी आप ऐप पे आपने लॉगिन करना है या जब भी आपने आपको एक्टिवेट करना है तो आपको एक कोड भेजा जाएगा ईमेल के ऊपर। तो अगर आप ईमेल अपना डाल देते हैं और आपको उसका पासवर्ड ही याद नहीं है, लॉगिन याद ही नहीं है कि कैसे करना है, तो फिर आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपने ईमेल्स नहीं है, बेहतर है कि सबसे पहले एक फ्रेश ईमेल क्रिएट करें, या जीमेल पे या हॉटमेल पे या याहू पे अपना एक फ्रेश ईमेल क्रिएट करें जिसका पासवर्ड आपको याद हो, ताकि आप इस चक्कर में पढ़कर परेशान ना हो सकें। अब उसके बाद आपने इसके अंदर फिल करना है पासवर्ड। अब ये याद रखें कि यहाँ जो पासवर्ड है ये ऐप के लिए पासवर्ड है, ये वो पासवर्ड नहीं है जो आपका ओरिजिनल ईमेल पासवर्ड है, वो अलहदा है।
ठीक है। यहाँ पे आप अपना कोई नया पासवर्ड जो इस ऐप के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, और इस ऐप के पासवर्ड को भी अपने पास महफूज रखें, अदरवाइज आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम होगी। पासवर्ड देखा कैसे जा सकता है? जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो यूजुअली यहाँ पर स्टैटिक साइंस आ रहे होते हैं, छोटे छोटे स्टार्स वाले साइन। तो अगर आपने व्यू करना है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, सही से टाइप कर रहे हैं या नहीं, तो आप इस आई वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से प्रॉपर डिजिट्स लिखे नजर आ रहे होंगे। उसके बाद आपने वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म पासवर्ड में लिखना है, और दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। और अगर फिर आप अपने लिए लॉगिन बना रहे हैं या अपने रिलेटिव के लिए बना रहे हैं जिनका आपको पता है कि वो व्हील चेयर के ऊपर हैं, तो आपने फिर ये बटन उनका क्लिक कर देना है जिस पे लिखा है डज यूजर नीड एनी स्पेशल असिस्टेंस। इस बटन को फिर क्लिक करना है। अगर आपको कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है तो फिर आपने ये क्लिक नहीं करना। इसके अलावा आपने 3 तरह के यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हैं। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, आई रेड द कंडीशंस ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड विजिट किंगडम, और सर्विसेज फॉर मुस्लिम्स, ये भी आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने रजिस्टर का बटन प्रेस कर देना है। जब आप रजिस्टर का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको दिए गए ईमेल के ऊपर, बशर्ते कि आपने सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट डाली है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन में कोई भी चीज गलत है, सिवाय ईमेल एड्रेस के, अगर कोई भी चीज आपकी मिसमैच है, जैसे कि वीजा नंबर आपके पासपोर्ट नंबर से अगर मैच नहीं कर रहा, या आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी थी, या अपनी नेशनलिटी गलत मेंशन कर दी थी, तो आपका वो ये प्रोसेस करेगा ही नहीं, आपको एरर दे देगा। अगर ये प्रोसेस इसने करने दिया आपको, तो फिर आपकी अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली करेक्ट हुई, तो आपको उस दिए गए ईमेल के ऊपर ये एक ईमेल मौसूल होगी जिसका नाम होगा नुसुक वेरिफिकेशन कोड। और ये आप पढ़ सकते हैं, इस किस्म की वेरिफिकेशन कोड अवेलेबल होगी, 4 डिजिट वेरिफिकेशन होगी। तो एंटर दिस कोड इन नुसुक ऐप टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपके सामने आप दोबारा से नुसुक ऐप को खोलेंगे तो वहां पे एक्टिवेशन करेंगे ये वाला कोड एंटर करके। इसीलिए ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 5 यही करना है कि आपने नुसुक ऐप पर जाकर वापस ये वाला कोड एंटर करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है, और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब नुसुक ऐप पर लॉगिन करना है ताकि परमिट बनाया जा सके। लॉगिन करने के लिए अगेन आप जब खोलेंगे तो अब आपके पास फिर से स्क्रीन पे वही 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, लॉगिन और न्यू यूजर। तो आपने इस दफा न्यू यूजर की बजाय लॉगिन पर क्लिक करना है। जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे अगेन 3 ऑप्शन सामने होंगे, सिटीजन और रेजिडेंट, गल्फ और विजिटर। तो आपने विजिटर के ऊपर क्लिक करना है। वहां पर जाकर आपने डिटेल्स फिल करनी है। अब की बार डिटेल्स बहुत शॉर्ट हैं। आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है, इसके अलावा आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, और फिर वो जो पासवर्ड आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त वो यहाँ पर एंटर करना है। और लॉगिन पर क्लिक करने से पहले बेहतर है रिमेंबर मी पर क्लिक कर दें, ताकि आपको बार बार लॉगिन की मुसीबत से ना गुजरना पड़े। और जब ये टिक होगा और फिर लॉगिन करेंगे तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपनी ऐप को खोलेंगे तो इस प्रोसेस से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। तो आपने लॉगिन क्लिक किया, और जब लॉगिन क्लिक करेंगे तो फिर से एक स्क्रीन ओपन होगी, वेरिफिकेशन कोड। जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको ये वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा। ठीक है। वेरिफिकेशन कोड आपको कहाँ मौसूल होगा? वो उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर जो आपने दिया था पहले, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर वन टाइम पासवर्ड के नाम से ये कोड आएगा, 4 डिजिट पासवर्ड। आपने ये 4 डिजिट ओटीपी एंटर करनी है इस जगह पर, और उसको वेरीफाई का बटन क्लिक करना है। ये काम आपने 2 मिनट्स के अंदर अंदर करना है, अदरवाइज लिंक एक्सपायर हो जाता है, आपको फिर लॉगिन करना पड़ता है, फिर से ईमेल खोलनी पड़ती है। तो ये काम करके ओटीपी को डालकर वेरीफाई का बटन दबा दें। इस तरह से आप लॉगिन कर जाएंगे। जब लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन खुल के आएगी। यहाँ से आपने परमिट इशू करना है। अगर इस स्क्रीन को आप गौर से देखें तो इसके अंदर 3 तरह के मेन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है लोकल हज सर्विसेज, जिसका हमारा फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है होली मॉस्क सर्विसेज। होली मॉस्क सर्विसेज के अंदर आपके पास उमरा का टैब बना हुआ है।
कुछ लोग गलती से परमिट लेते हुए बजाय रियाजुल जन्ना के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उमरा की ऑप्शन पे, और वो परमिट इशू करवा कर वो ले जाते हैं, और जब वो मस्जिद पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो ये वाला परमिट ही नहीं था। उमरा परमिट इन्होंने एक्टिवेट किया था शुरू शुरू में, जब ये नुसुक ऐप लॉन्च की थी उस वक्त उमरा करने के लिए भी मस्जिदुल हराम में परमिट चेक किया जा रहा था, लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे, इसलिए उम्र के परमिट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता रियाजुल जन्ना के परमिट की अभी भी ज़रूरत है, और इस मामले पे सख्ती भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या क्लिक करना है, आपने जाना है प्रॉफिट्स मॉस्क सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर दो ऑप्शंस बने हैं, एक है प्रेइंग इन द नोबल रोदा, आगे लिखा होगा फीमेल, और ये बनी हुई भी है फीमेल की तस्वीर। इसी तरह दूसरा ऑप्शन होगा प्रेइंग इन द नोबल रोदा मेन, और वो मेन की तस्वीर बनी हुई है। आपने जो भी आप हैं, आपकी आइडेंटिटी जो भी है फीमेल या मेल, तो आपने अपनी वाली चॉइस पर सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। मेन यूजर के अंदर आपका नाम आ रहा होगा, आपने उसको टिक करना है। आप जब चेक करेंगे और उसके बाद नेम को सिलेक्ट करके आपने कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है। जब आप कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैलेंडर खुल जाएगा। जब कैलेंडर खुलेगा तो अब इस पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपने डेट और टाइम सिलेक्ट करना है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब ग्रे आ रहा है, और अमूमन ये ग्रे आ रहा होगा। यहाँ पे आके लोग परेशान हो जाते हैं कि आप परमिट कैसे लें, क्योंकि परमिट तो इशू ही नहीं हो रहा। ग्रे का मतलब है अभी आप इसमें से किसी डेट पर क्लिक नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी लाइट ग्रे क्या है और डार्क ग्रे क्या है। लाइट ग्रे वो डेट्स हैं जो गुजर चुकी हैं, यानी कि मैंने जिस दिन ये पिक्चर ली है अपने मोबाइल पे उस दिन 29th ऑफ दिस जनवरी था। तो 29th को जब मैंने ये ओपन किया तो उस वक्त 28th तक सब क्योंकि स्लॉट्स गुजर चुकी हैं, पास्ट में चली गई हैं, इसीलिए ये लाइट ग्रे है। तो वो तो आप सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, डेफिनेट सी बात है। लेकिन अब 29th को अगर मैंने ऑन किया तो आगे मेरे पास ये इंफॉर्मेशन इसलिए इस तरह आ रही है कि अभी ये जनवरी के 3 ही दिन रह गए हैं। अगर ये फरवरी होता और मैं फर्स्ट पर होती तो आगे मजीद सारी की सारी डार्क ग्रे आ रही होती। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि डार्क ग्रे आ रही हैं तो उसका मतलब है फिलहाल आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, बट घबराना नहीं है। आपने सुबह शाम दिन रात जब आपको टाइम मिले आप लॉग इन करते रहें, बार बार ऑन करें, बार बार ऑन करें। ये अचानक से खोलते हैं परमिट्स, थोड़ी देर के लिए खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। यूजुअली जो ट्रेंड मैंने देखा है वो वीकेंड्स के ऊपर ज्यादा ये ऑन करते हैं। पहले मैंने देखा था कि जुमेरात को ये स्टार्ट करते थे, ओपन करते थे, उस वक्त फिर आपको स्लॉट्स मिलती थी। स्लॉट्स किस तरह मिलेंगी, या ग्रीन होंगी या येलो होंगी या रेड होंगी। ग्रीन मीन्स लाइटली क्राउडेड, येलो मीन्स मॉडरेटली क्राउडेड, और रेड मीन्स हैवीली क्राउडेड। बट अगर आपको रेड भी मिलती है ना तो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि ट्रस्ट मी ये ग्रीन वाली भी एक दिन के बाद रेडी हुई होगी, क्योंकि वहां कोई भी वक्त ऐसा नहीं है जब रश नहीं होता। तो आपने इस चीज पे नहीं देखना कि मुझे ग्रीन ही मिलेगी तो मैं उसी को करूंगी, रश रहेगा, ग्रीन वाली भी बाद में रेड हो जाएगी। इसीलिए जो भी ऑप्शन मिलती है, चाहे वो रेड है, चाहे वो येलो है, चाहे वो ग्रीन है, आपने सिलेक्ट करनी है। तो पहले मैंने ट्रेंड देखा था कि यूजुअली जुमेरात को ये लोग खोलते थे, और जुमेरात को भी, जुम्मे को भी, हफ्ते को भी तकरीबन खुली होती थी, संडे में रात तक जाके बंद हो जाती थी। बट अब मैंने देखा इस दफा कि जुमेरात और जुम्मे को भी अवेलेबल नहीं थी, हफ्ते के दिन जाकर ओपन हुई। तो अब ये आपको खुद से थोड़ी सी करनी पड़ेगी वर्किंग, कि आप जब जाने लगे हैं सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जब आपकी मदीना जाने की डेट्स हैं, उम्रे के ट्रिप में आपको पता होगा कि आपने किस डेट से किस डेट तक मदीना रहना है, तो आपने अपनी मदीना जाने की डेट से एटलीस्ट 1 वीक पहले ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। आप बार बार खोलें, आपको बार बार खोलें, जैसे ही आपको अपनी डेट्स के अंदर स्लॉट्स नजर आए, चाहे रेड चाहे ग्रीन चाहे येलो, आप फौरन टाइम को, डेट और टाइम को सिलेक्ट कर लें। ध्यान रखिएगा वो चीज सिलेक्ट करनी है जिन डेट्स पे आपको श्योर है कि आप वहां पर होंगे। यहाँ पर मैं टिप्स आपको ये दूंगी, कभी भी वो डेट सिलेक्ट ना करें जिस दिन आप ट्रेवल करके जा रहे हैं, क्योंकि देर सवेर हो जाती है, बसेस लेट हो जाती हैं, इवन आप अपनी कन्वेंस पे भी जा रहे हैं तब भी आपको कोई पता नहीं कितनी लेट हो जाए आप। ठीक है, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा अपने वहां पहुंचने से एटलीस्ट एक दिन बाद की डेट लें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जुम्मे की कोशिश करें ना लें। जुम्मे की जो होती है या डेट, ये स्लॉट, ये बहुत ज्यादा बिजी होती है। उसकी वजह ये है कि जुम्मे को वहां पे इर्द गिर्द से भी बहुत दुनियाई होती है, जुम्मा बहुत बड़ा होता है वहां पे, इस वजह से जुम्मे को डेफिनेटली क्राउड ज्यादा होगा।
कोशिश करें जुम्मे के अलावा कोई स्लॉट मिलती है तो वो ले लें। अगर आपके पास है ही सिर्फ जुम्मे का दिन तो ऑफ कोर्स फिर आप जुम्मे की ही स्लॉट बुक करेंगे। बहरहाल ये कुछ चीज़ें आप ज़रा देख कर सोच समझ कर संभाल कर जो है वो चलेंगे। डेट जैसे ही आप किसी अवेलेबल डेट पे स्लॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास टाइमिंग्स के भी ऑप्शन नीचे आ रहे होंगे यहाँ पे खाली स्पेस के अंदर, तो वो आप उन टाइमिंग्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, आपने इशू कर दिया। जब आप टाइम सिलेक्ट कर लेंगे तो आप इशू परमिट पे प्रेस कर देंगे तो आपके पास इस तरह का परमिट सामने खुल जाएगा और आपके परमिट पे एक्टिव लिखा रहा होगा ग्रीन कलर का, वो ब्लिंक कर रहा होता है। तो पिक्चर लेते हुए वो ग्रीन चीज मुझसे मिस हो गई, वो बार बार एक्टिव का यहाँ पर जो सिंबल है वो बार बार फ्लैश कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बता रहा होता है कि फिलहाल आपका परमिट एक्टिव है। ये देखिए इसमें इंफॉर्मेशन है, प्रेइंग इन द नोबल रौदा वुमेन, फिर नाम होगा, आपका परमिट नंबर होगा, आपकी परमिट डिटेल्स होंगी, कौन सा डे है, कौन सा टाइम स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे क्यूआर कोड है। पहले सिर्फ नाम और चीजें देखकर अंदर जाने देते थे, बट आजकल मैंने सुना है ज्यादा सख्ती कर दी है क्योंकि लोग धोखा बहुत कर रहे हैं, एक दूसरे का परमिट रीयूज कर रहे हैं। तो अब वो शक्लों से देखकर तो उन्हें नहीं पता कि कौन कौन है, इस वजह से वो परमिट के ऊपर क्यूआर कोड जो है वो स्कैन कर रहे हैं। तो अगर आपने इस किस्म का धोखा करने की कोशिश की कि आप किसी और का परमिट लेकर जा रहे हैं और वो ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो आप वहाँ बहुत इजीली पकड़े जाएंगे क्योंकि एक दफ़ा क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा तो सिस्टम बता देगा कि ये कोड ऑलरेडी यूज्ड है। इसीलिए खुदा के लिए कोई ऐसा गलत काम मत करें, अपना परमिट खुद इशू करवाने की कोशिश करें और सही तरीके के साथ। जब आपका परमिट इशू हो जाएगा, इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है अपने टाइम का। टाइम की बड़ी गड़बड़ हो जाती है। टाइम यहाँ पर चलता है 0 से लेकर 24 तक। इसका मतलब ये है कि जो अगर किसी को मिला है टाइम, यहाँ लिखा है अगर लेट सपोज 1:30, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन के 1:30, 1:30 का मतलब है रात के 1:30, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद प्रॉपर 0 से टाइम स्टार्ट होता है और रात के जब 1 बजते हैं तो उसको लिखा जाता है 1 o'clock या 1:30 या 2। ठीक है, अगर आपके पास लिखा है, अगर आपको दिन के 1 बजे लेना है तो उसके लिए आपको 13 सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिन को 12 बजे के बाद 12 से ऑनवर्ड काउंटिंग स्टार्ट होती है, 13, 14, 15, 16 इस तरह। तो इसका मतलब है जिस तरह ये टाइम लिखा हुआ है 21:30, तो इसका मतलब है कि ये रात के 9 बजे, 9:30 की बात है। तो ये टाइमिंग्स लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं, दिन की बजाय रात की समझ के, रात की बजाय दिन की समझ के गलत टाइम पे चले जाएंगे, तब भी आपको मसला होगा। इसीलिए ये टाइम बहुत गौर से देखना है। स्टेप नंबर 5 है, आप उसके बाद इसको अपने पास शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। इवन आप अपना एहतियातन इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लें, क्योंकि कोई पता नहीं उस टाइम आपका वहाँ पे नेट काम कर रहा हो ना कर रहा हो, लॉग इन हुआ हुआ हो या ना हुआ हो, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी आपके पास ये आपके व्हाट्सएप या ईमेल या आपकी गैलरी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने अपना परमिट इशू करवाना है। बस पैनिक नहीं करना, बार बार खोल के देखते रहिएगा, जरूर इंशाल्लाह ताला आपको परमिट मिल जाएगा। उसके बाद ये कि अगर आपने बाद में कभी एक्टिव परमिट चेक करना है कि कौन सा परमिट मेरा एक्टिव है, टाइम क्या था मैं भूल गई हूँ या दिन क्या था, तो आप दोबारा से जब लॉगिन करके स्क्रीन पर जाएंगे तो आप ये देखें यहाँ पे नीचे कुछ चीजें बनी हैं, मेन, परमिट्स, अदर सर्विसेज एंड मोर। इसके अंदर आपने इस दफा परमिट्स को क्लिक करना है। जब आप परमिट्स को क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी जहां पे स्लॉट्स हैं एक्टिव परमिट्स, पास्ट परमिट्स एंड कैंसल्ड परमिट्स। तो अगर आपका एक्टिव परमिट है तो एक्टिव में आ जाएगा, यहाँ पे जाके व्यू डिटेल करेंगे तो सामने परमिट खुल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी परमिट गुजार चुके हैं, जिस तरह के मेरा गुजर गया था, तो फिर पास्ट पे जाएंगे, तो पास्ट पे जाकर जब खोलेंगे तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। और इसी तरह अगर आपने कोई परमिट कैंसिल करना है और आपने अपना रीअलाइन करना है, टाइम आपने चेंज करना है, तो कैंसिल भी हो जाता है परमिट और दोबारा इशू भी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये रिस्क तभी लें जब आपके पास हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम हो और आपको पता हो कि हाँ मुझे दोबारा परमिट मिल जाएगा। ये ना हो आप अपना इशूड परमिट कैंसिल कर दें और बाद में नया परमिट भी ना मिले। तो इसीलिए बेहतर है एक ही दफ़ा सोच समझ कर परमिट ले लें। तो ये आप लोगों का परमिट को लेने का तरीका है और उसको चेक करने का तरीका है। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये है कि हर बंदे का अपना परमिट होना ज़रूरी है। इस भुलेखे में नहीं रहिएगा कि एक बंदा जा रहा है तो उसके साथ दूसरा या तीसरा या फैमिली मेम्बर्स या बच्चे शामिल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अगर कोई
इंडिविजुअल पर्सन है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, हर किसी का अपना परमिट होगा। और हर किसी के अपने परमिट के लिए उसका अलहदा से ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। तो अमूमन हमारे जो बड़े हैं उनके पास अपना ईमेल आईडी नहीं होता, तो एटलीस्ट उनके लिए आप खुद एक नया ईमेल एड्रेस बनाएं या अपने किसी बहन भाई का ईमेल एड्रेस यूज़ करवाएं और उनके पास उनका अपना परमिट क्रिएट करवाएं। इसके अलावा छोटे बच्चे वहाँ अलाउड नहीं होते, राजुल जन्ना में बहुत छोटे बेबीज अलाउड नहीं होते। मुझे नहीं पता किस एज लिमिट से स्टार्ट होता है, बट बच्चों का मिल जाता है परमिट। मेरे अपने बच्चे 10 और 11 साल के हैं, तो उनका मैंने अभी रिसेंटली परमिट इशू करवाया था। जो स्क्रीन पे आपने देखा नबीहा के नाम से, वो मेरी बेटी का परमिट था। वो 10 साल की है, तो उसको इजीली परमिट मिल गया था। तो अगर आप अपने 10-11 साल के बच्चे को लेकर जाना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि वो वहाँ पे इजीली एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ धक्के बहुत पड़ते हैं खासकर खवातीन के एरिया में, तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सेहत में अच्छा है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है और वो जा सकता है, तो आप उसका अलहदा से परमिट लें। ठीक है, ये नहीं करना कि आपके साथ वो अलाउ कर देंगे। छोटे बच्चे को तो वो वैसे ही कह देंगे कि आप नहीं जा सकते अंदर। बड़े बच्चे को मैं लेके गई थी, बेटी को, तो वो उन्होंने जाने दिया, लेकिन उसका अपना परमिट चेक किया था। तो सबके अपने परमिट होने चाहिए उनके पास। और इसी तरह एक एटलीस्ट 1 घंटा पहले टाइम से वहां जाकर जरूर खड़े हो जाएं। क्यों खड़े हो जाएं? क्योंकि वहां पर बहुत लंबी लाइनें होती हैं, बहुत वेट करना पड़ता है। और इस सब के बारे में कि आपने जाके खड़े कहाँ होना है, किस गेट से एंटर होना है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो मदीना की डिटेल्ड गाइड वीडियो को लगाएं, तो वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी कि किस गेट के सामने जाकर आपने कितनी देर खड़ा होना है। तो वहां पर इतना रश होता है और इतना वेटिंग टाइम होता है, तो एट लीस्ट 1 आवर बिफोर योर टाइम आपको वहां लाजमी पहुंचना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप और, वहां पर वेटिंग पॉइंट पर जमा होने से पहले फ्रेश वुजू कर जाएं, क्योंकि फिर एक दफा आप एंटर हो गए वेटिंग लाइन में, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा कि आप निकलें और दोबारा से वुजू करें। तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बेहतर है कि अपने साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का, चने या कोई ऐसी ड्राई चीज़ अपनी पॉकेट में रख लें, कि अगर किसी को कोई शुगर का प्रॉब्लम है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो उसे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काफ़ी देर खड़े होकर वेट करना है। इसके अलावा बॉटल में थोड़ा सा पानी ज़रूर रख लें, क्योंकि आप एक दफ़ा वेटिंग लाइन में खड़े हो गए तो आपको आधा पौना घंटा या 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, और फिर आप पैनिक कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सेहत जो है वो आपकी अगर इजाज़त देती है तो आप ठीक है, अगर नहीं देती तो आप इस तरह से केयरफुल होकर एहतियात के साथ चलें। ठीक है, तो वज़ू भी इंशाल्लाह आप करके वहां पे जाएं तो आपको कोई तंगी नहीं होगी। बाकी ये कि जाना कहाँ पे है, इस एरिया में इधर जाना है एक्चुअली हमने, लेकिन किधर से होकर जाना है, मस्जिद इतनी बड़ी है, ख़वातीन ने कहाँ से जाना है, मर्दों ने कहाँ से जाना है, इसके लिए आप जो है वो दूसरी वाली वीडियो देख लें। बहुत डिटेल से बनाई है मैंने, तमाम मस्जिद के दरवाज़ों के बारे में बताया है कि कहाँ से लेडीज़ का पोर्शन होता है, कहाँ से सलाम के लिए जाना है, मर्दों ने कहाँ से सलाम के लिए जाना है, और रोज़े के अंदर परमिट को लेकर कहाँ से जाना है, वो आप मेरी दूसरी वीडियो पर देख सकते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और उम्मीद है आप इन सारी टिप्स के ऊपर अमल करते हुए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहां जाएं तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।